नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तो बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता वापसी के पीछे प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़ा योगदान है। आपको बता दें कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा का बताया था और सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी भी दे दी थी। मंगलवार को वो दिन भी आ गया है जबकि हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दिए गए। इसके साथ ही सीएम साय ने जिला कलेक्टरों को योजना में किसी भी तरह की कोताही पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पीएम आवास की गूंज है। बीजेपी की फ्लैगशिप योजना का जौहर बिखर रहा है। जो वादा था वो पूरा हो रहा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने आवासहीन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की पहली किश्त जारी की है। छत्तीसगढ़ के करीब 8,47,000 स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास में से 5,11,000 से ज्यादा लाभार्थियों को यह पहली किश्त मिली है। सबसे पहले सीएम साय ने हितग्राहियों के पैर पखारे। वहीं जो मकान बनकर तैयार है उनकी चाबी भी सीएम विष्णुदेव साय ने हितग्राहियों को सौंप दी है। लेकिन इन सब में सबसे खास बात यह है कि सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टर्स को फुल एंड फाइनल वाली वार्निंग दे दी है। प्रधानमंत्री आवास में एक भी पैसा की कहीं कोई शिकायत आई तो सीधे सीधे वो जिला के कलेक्टर के ऊपर में कार्रवाई हुई। मैं इस बात आज साफ तौर पर बोलो तो सब कान खोल के सुन लें कि किसी भी जिले में अगर एक भी पैसे का प्रधानमंत्री आवास को लेकर कहीं से भी कोई शिकायत आएगी तो सीधे उस जिले के कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। गौर करने वाली बात तो ये है कि जब 15 मार्च 2023 को बीजेपी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तब उस समय प्रदर्शन का नाम भी मोर आवास मोर अधिकार ही रहा। और मंगलवार को जब प्रधानमंत्री मोदी का वादा पूरा हुआ तो भी कार्यक्रम का नाम हूबहू मोर आवास मोर अधिकार ही है। लेकिन पीएम आवास योजना का जब भी जिक्र होता है तो सियासत में उबाल अपने आप आ जाता है। मुख्यमंत्री जी बड़ा दावा करते हैं 18 लाख लोगों को हम पीएम आवास देंगे। जरा सूची बता दे कितने 18 लोगों को मिल गया है क्या पीएम आवास? अरे तो पीएम आवास दिलाने के लिए तो पहला जब सरकार बनी मेरे ख्याल से उसी दिन या दूसरे दिन मंत्रालय में इनकी बैठकें हुई, उसी दिन उन्होंने स्वीकृति कर दी थी 18 लाख आवास। क्या 18 लाख आवास की पैसा जारी हुई है क्या? तो इस तरह से जनता को भ्रम में रखकर, जनता को गुमराह में रखकर 18 लाख आवास 18 लाख आवास, ये जनता को भ्रम फैलाना बंद करे। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने गरीबों का हक छीना था। गरीबों के सिर से उनका छत छीना था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना भी पड़ा। सरकार से हाथ धोना पड़ा उनको, और वो काम हमारी सरकार आते के साथ की। दूसरे ही दिन कैबिनेट बुलाकर हम लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए और आज मिलना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री आवास बीते 3-4 सालों से गरीबों के लिए सुविधा कम और सियासतदारों के लिए मुद्दा बड़ा बन गया था। और यही वजह है कि जब भी पीएम आवास का जिक्र मात्र होता है तो सियासत के गलियारों में हलचल तेज हो जाता है। स्वप्नील गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के गठन के 9 महीने बाद आखिरकार निगम और मंडल आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी की उच्च स्तरीय बैठक में नियुक्तियां 3 चरणों में करने का फैसला लिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री निवास में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ चुनिंदा मंत्री, भाजपा संगठन के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निगम मंडलों में नियुक्तियां एक साथ न करके 3 चरणों में की जाएगी। बैठक में यह तय हुआ है कि पहले चरण में प्राधिकरणों में नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें सक्रिय और वरिष्ठ विधायकों को मौका मिलेगा। काबिलियत रखने वाले विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए, ऐसे विधायकों को प्राधिकरणों में अहम पद मिलेंगे। दूसरे चरण में और मंडलों और आयोगों में नियुक्तियां होंगी। इनमें पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा।
तीसरे चरण में निगमों की नियुक्तियां की जाएंगी। निगम अध्यक्षों के सदस्यों की भी बड़ी सूची जारी होगी। इस मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि सीएम इस पर चिंता कर रहे हैं और इस संदर्भ में कई मापदंड तैयार हुए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जल्द ही सूची जारी की जाएगी। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर चिंता कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जैसे मुख्यमंत्री जी का एक विषय पर ध्यान है कि प्राधिकरण में पहले नियुक्ति और उसके बाद फिर अन्य विषयों की नियुक्तियां होंगी, तो शीघ्र ही होने वाला है मुझे लगता है। निगम मंडलों के तीनों चरणों में होने वाली नियुक्तियों में भाजपा कार्यकर्ताओं को उनकी काबिलियत, निष्ठा और सक्रियता के आधार पर पद दिए जाएंगे। ऐसे में देखना होगा जब सूची जारी होगी तो किसके किस्मत का ताला खुलेगा। स्वप्नील गौर खेड़े, INS 24/7 रायपुर। और छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सियासत में बदलाव की अटकलों के बीच मेल मुलाकात का दौर भी जारी है। अभी चरणदास महंत और दीपक बैज गले मिल रहे थे, तो कभी शहर अध्यक्ष पद के दावेदार बैज के दरबार में दस्तक देते हुए यहां पर नजर आए। आखिर कांग्रेस में चल रहा है क्या? क्यों बैज से मिलने यहां पर नेता पहुंच रहे हैं? देखिए इस खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुखिया दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की पॉलिटिकल केमिस्ट्री यूं तो अच्छी है, लेकिन बैज और महंत कभी गले मिलते नजर नहीं आए। यही वजह है कि बैज और महंत की गले मिलती तस्वीरों ने कांग्रेसी राजनीति में हलचल मचा दी है। तस्वीर से अधिक इसकी टाइमिंग ने लोगों का ध्यान खींचा। दरअसल ये तस्वीर ऐसे समय में आई है जब सचिन पायलट प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को एकता का पाठ पढ़ाकर दिल्ली लौटे हैं। दूसरी ओर ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि इस वक्त पीसीसी चीफ दीपक बैज अपनी नई टीम के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे में अपने समर्थकों को पीसीसी में स्थान दिलाने के लिए महंत के लिए भी मुलाकात बेहद खास है, क्योंकि बैज सभी नेताओं को साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। इसलिए महंत से गले मिलना उनके लिए भी बेहद खास है। वही संगठन में जगह बनाने बैज के बंगले पर दावेदारों की भीड़ है। रायपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनने के अधिकतर दावेदार मंगलवार को बैज के बंगले में उनसे गुफ्तगू करते नजर आए। मेरी जवाबदारी है कि परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलना। कोई बड़ा भाई भी होगा तो उनको भी साथ लेकर चलेंगे, कोई हमारे बराबर के उनको भी साथ लेके चलेंगे, कोई हमारा छोटा भाई भी है, सबको साथ लेके चलेंगे और सबको साथ लेकर चलने का जवाबदारी हमारा है और निश्चित रूप से सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस की नई टीम में शामिल होने के लिए नेता दिल्ली से लेकर रायपुर तक दौड़ भाग करते नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ को साधने के लिए मेल मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। ऐसे में किसे नई टीम में जगह बनाने में कामयाबी मिलेगी और कौन हाथ मलता रह जाएगा, ये तो सूची आने के बाद ही पता चलेगा। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश के श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 57,000 श्रमिकों के खाते में यहां पर 49 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के हित में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की है, जिसमें कि प्रदेश भर में श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन मिल सकेगा। इसीलिए अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खुलवाने की घोषणा की गई है। और छत्तीसगढ़ भवन एवं न्याय सन्निर्माण कार्यकार कल्याण मंडल ने पंजीकरण श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए यहां पर अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत श्रमिकों के बच्चे आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी। उनसे बात करके श्रीराज, आज विश्वकर्मा जयंती है और श्रमिकों को बड़ी सौगात दी गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव सरकार जी ने और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आज 2 बड़े बड़े विभागों में छत्तीसगढ़ की जनता को सौगात मिला है। आज 8 लाख से ऊपर प्रधानमंत्री आवास का, जिसमें 5 लाख से ऊपर आवास की प्रथम किस्त आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा
हस्तांतरित किया गया है। उसी तरह से आज भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हम श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्म दिवस है और आज श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया था, श्रमिकों सम्मेलन, जिसमें श्रमिकों का सम्मान किया गया और उनके खाते में आज 57,000 श्रमिकों के खाते में 49 करोड़ से ऊपर राशि ट्रांसफ़र किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और इसी तरह से हमारे विभाग के द्वारा अनेकों श्रमिक के हितों में काम किया जा रहा है और 8 महीने के अंदर में 235 करोड़ से ऊपर का राशि हम लोगों उनको अनुदान राशि जो होता है अलग अलग अनुदान के माध्यम से उसको दिया गया है। और आगे और अच्छा बेहतर कैसे हो सके श्रमिकों के हित में विभाग पूरा मुस्तैदी के साथ में काम करेगी। सर, आज सीएम साय ने 2 बड़ी घोषणाएं भी की है। सभी जिलों में दाल भात केंद्र आप लोग शुरू करने जा रहे हैं। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो घोषणा किया है, हमारे डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय श्रमिकों को 5 रुपये में भरपूर भोजन मिलता था और बाकी कांग्रेस सरकार में बंद हो गया था और हम लोग के सरकार आने के बाद में फिर से हम लोगों ने 9 जिलों में प्रारंभ कर दिया है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों में चालू करने की घोषणा की है। अब विभाग तत्काल अब हम लोग सभी जिलों में दाल भात केंद्र को प्रारंभ करेंगे और उसी तरह से आवासीय विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा की उन्होंने घोषणा की है, तत्काल उसका भी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी, जिनका ये कहना है कि साय सरकार जितनी भी मोदी की गारंटी है उसे पूरा करेगी, साथ ही आने वाले समय में न सिर्फ किसान न सिर्फ श्रमिक सभी वर्गों के लिए सरकार काम करेगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्वप्निल गौरखड़े, INH न्यूज़, रायपुर। और केंद्र की मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज मोदी के जन्मदिन के साथ साथ केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हो गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा सुशासन का संकल्प लिया था, अपने कार्यकाल के प्रथम 100 दिन में ही पूरा करने का काम किया। आपको बता दें कि इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, देश की जनता को बधाई देते हैं। केंद्र की मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों से भारत की प्रगति के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की उन्नति के लिए सतत प्रयास कर रही है, चाहे वो यहाँ पर जनधन खाते के जरिए पैसा पहुंचाने की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देनी हो, स्वच्छता मिशन की भी बात हो। मोदी जी का जन्मदिन और उनके कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और देश की सेवा लगातार करते रहें, इस बात की भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी का भी जन्मदिन है, उनको भी हम सब शुभकामनाएं देते हैं। बंधुओं, आज मोदी जी के जन्मदिन के साथ साथ केंद्र की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मोदी जी ने सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर जो विकास का संकल्प लिया था, इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में ही उस संकल्प को पूरा करने का काम किया है। इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और इसके लिए हम मोदी जी को बधाई भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, देश की जनता को भी बधाई देते हैं। और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में संदेह की आग ने पूरे गांव को झुलसा दिया है। हालात ये है कि आधा गांव जेल में है और आधा गांव फरार है। वारदात की इस आग में अब सियासी रोटी भी सेकने के लिए सियासत यहां पर सिलसिला शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस पहले ही हमलावर है। ऐसे में कवर्धा की घटना ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस ने इस मामले में जांच समिति का गठन तो किया ही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घटना स्थल में लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। साथ ही अन्य कांग्रेस नेताओं का गांव पहुंचना जारी रहेगा। तो वही सरकार इस मामले पर गंभीर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जहां सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो वही विपक्ष के रुख को सियासत से प्रेरित बताया गया है।
सीएम साय ने कांग्रेस को अपने शासित 5 साल का लेखा जोखा देखने की चुनौती दी है। सीएम साय का दावा है कि भाजपा की सरकार आने के बाद अपराध की घटनाएं कम हुई है। हालांकि पीसीसी चीफ दीपक बैज इस दावे को गुमराह करने वाला बता रहे हैं। देखिए, आंकड़े हम लोगों के पास भी हैं। अभी 9 महीने हुए हैं हमारी सरकार को, और उनका 9 महीना किसी भी साल का, 5 साल सरकार में रहे, उनके किसी भी साल का 9 महीना और हमारी सरकार का 9 महीना का अगर आंकड़ा का तुलना करेंगे तो उनके शासनकाल के 9 महीने में ज़्यादा अपराध हुए हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आंकड़े पेश करने की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को आंकड़े नहीं, सुरक्षा चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास और भरोसा चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता को सुव्यवस्थित कानून व्यवस्था चाहिए। एक अनुभवी गृह मंत्री और मूकदर्शक मुख्यमंत्री, बेबस पुलिस प्रशासन, क्या यही सरकार के आंकड़े हैं? कवर्धा की घटना में ग्रामीणों के घर में आग लगाने और उप सरपंच को जिंदा जला देने की घटना दिल दहला देने वाली है। ये घटना न सिर्फ मानवता को शर्मसार करती है, बल्कि पुलिस और कानून की इकबाल पर भी सवालिया निशान लगाती है। ऐसे में जरूरी है कि संदेह की आग में सियासी रोटी सेकना छोड़ ठोस कार्रवाई कर दोषियों को कड़ा संदेश दिया जाए। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। तो इधर बेमेतरा जिले के बेड़ला ब्लॉक के सरदा चौक में कांग्रेसियों और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आशीष छाबड़ा को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, जिससे नाराज मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी, जिसके बाद पूर्व विधायक और काफी संख्या में कांग्रेसी समर्थक बरेला थाना पहुंचे और मामले पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। वहीं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संयोजक अमित बघेल के देर रात लव लश्कर के साथ बेमेतरा पहुंचने पर बवाल मच गया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना को बेमेतरा से बाहर किया गया। बवाल का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग बेमेतरा शहर के अंदर एक कार चालक को दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता ने रायपुर एसएसपी से अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत करी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि डीजे से होने वाले हानियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट ने डीजे के प्रचलन पर रोक लगा दी है। इससे नाराज डीजे संचालकों ने एक ग्रुप में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का यहाँ पर आरोप लगाया है और एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप स्टेटस में फोटो लगाकर अप्रत्यक्ष रूप से धमकी भी दी है। डीजे के बढ़ते बेतरतीब शोर के खिलाफ जो सामाजिक कार्यकर्ताओं का समूह लगा हुआ है, उसका एक मैं हिस्सा हूं। दोपहर बाद आज मुझे सूचना मिली कि कुछ लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में धमकी भरी बातें मुझे लिख रहे हैं। इस संबंध में माननीय एसपी से मैं मिला हूं और उन्हें बताया है कि ये दीपक सिंह नाम का व्यक्ति व्हाट्सएप स्टेटस में लगा कर रखा है और जिस प्रकार की धमकी दे रहा है उससे अनहोनी होने की आशंका है। मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। एसपी साहब ने इसको संज्ञान में लिया है और आश्वासन दिया है कि इस व्यक्ति को से पूछताछ की जाएगी और सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और इधर सूरजपुर के अविंतिकापुर गांव में कुएं में 2 भालू गिर गए। आपको बता दें कि भालुओं को कुएं में फंसा देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों भालुओं का रेस्क्यू किया गया। बाद में वन विभाग ने दोनों भालुओं को जंगलों में छोड़ दिया। अविंतिकापुर में कुआं में 2 भालू गिर गया है, तो जानकारी लेते हुए मैं वहाँ पे तैयार हुआ और अपना स्टाफ को लेकर आया अविंतिकापुर। इसके बाद इसको किए और फोटो निकालने के लिए प्रयास किया और निकल गया बाहर। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।